दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी स्नो वाइट। इंतजार, कितना मायूस होता है ये लफ्ज़, इसीलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी आज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में इस वक्त मैं यही कर रही थी, अपनी बारी आने का इंतज़ार। 7 महीने की प्रेगनेंसी में दूसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ था। पहली बार तब जब अपनी समस्या को हार्मोनल डिसबैलेंस समझकर मैं यहाँ आई थी और डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि मैं माँ बनने वाली थी। फिर आज, लेकिन आज बेमन से ही सही पर क्यों चली आई थी, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। बस एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो जैसे खींच कर मुझे यहाँ ले आई थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपनी अकड़ी कमर को सीधा किया, फिर पर्स खोलकर एक टॉफी अपने मुंह में डाली, लेकिन लगातार आती उबकाई बंद नहीं हुई। एक उड़ती हुई निगाह खुद पर डाली तो मेरा मुंह और लटक आया। ये ढीला ढाला कुर्ता, बिना हील की फटर फटर करती चप्पलें, बिना स्टाइल किए चेहरे पर झुकाते बाल, बिना मेकअप का चेहरा, इस तरह खुद को देखने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। हालांकि प्रखर कहता था, तुम्हारा चेहरा अब ज्यादा ग्लो करने लगा है विशु, लेकिन मैं समझ सकती थी कि इन हालात में वो मुझसे भी ज्यादा असहज था। आखिर हमारे साथ रहने की अनकही शर्त ही ये थी कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने से पहले हम शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन इस बच्चे ने हमारे वो सारे समीकरण गड़बड़ा दिए थे। पहले हम दोनों मन मुताबिक जी रहे थे, खुश थे, अपने अपने फैसले ले रहे थे, अपनी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहे थे। मम्मी के कड़े अनुशासन तले घुटते हुए जिस जिंदगी के मैं सपने देखा करती थी, अब मैं उस सपने को हकीकत में जी रही थी। लेकिन कोई 7 महीने पहले एक नन्ही सी जान मेरी कोख में दाखिल होकर मेरे सारे फलसफे बदल रही थी। उसके लिए मैं न तब तैयार थी और न ही आज तैयार हो पाई थी। उकता कर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। हल्की नीली रंग की दीवारों पर लाइन से लकड़ी के फ्रेम में जड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। उनमें गुलाबी, गदबदे, रुई के फाहे से मुलायम छोटे छोटे बच्चे अपनी चमकीली आंखों से बाहर देखने की कोशिश करते मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चे ने होंठ बिसूर रखे थे और आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू ढुलक आए थे। अनजाने ही मेरी उंगली उस आंसू को पोंछने उठी ही थी कि तभी सामने वाले दरवाजे पर लटका हरा पर्दा खिसका और नर्स ने झांकते हुए पुकारा, विशाखा दत्ता, यू नेक्स्ट। चौंक कर मैं खड़ी हो गई। अगली बारी मेरी थी। एक अजीब सा डर मुझे सहरा गया। अनायास ही मेरा हाथ कोई सहारा तलाशने आगे बढ़ा, लेकिन मेरी सर्द हथेलियों पर कोई गुनगुनी उंगलियां नहीं कसी। मेरा मन हुआ यहां से खूब दूर भाग जाऊं और कभी वापस ना आऊं। पता नहीं कितनी देर मैं ऐसे ही खड़ी रही, अपने हाथों को दोनों किनारों की तरफ थोड़ा फैलाए, अभी भी किन्हीं हथेलियों की जकड़न का इंतजार करते हुए, खुली खिड़की के पार बाहर देखती हुई कि काश अभी एक जानी पहचानी कार आके रुके और उसमें से उतर के लंबे डग भरता प्रखर अंदर आ जाए। सुबह बताया था मैंने उसे, प्रखर, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अंदर होता मूवमेंट भी थोड़ा कम होता लग रहा है। ये सुनकर शेविंग करते उसके हाथ थम गए और शीशे से टकराकर उसकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैंने कहा, सोचती हूँ आज डॉक्टर को दिखाऊं, तुम चलोगे क्या? वो चुप रहा, फिर तौलिए से चेहरा पोंछकर उसे मुझ पर ही उछालते हुए बोला, विशु यार, थोड़ा बिजी हूँ आज, चल कोशिश करता हूँ, या एक 2 दिन में चलें क्या? वो शायद गर्म चाय की भाप थी जिसने मेरी आंखें नम कर दी थी। अपने अंदर हो रही अजीब सी छटपटाहट में उसे कैसे समझा सकती थी। उस पल मुझे मम्मी याद आई थी, शायद वो होती तो। एक गहरी सांस लेकर मैं वर्तमान में आ गई। जब प्रखर के लिए ये प्रेगनेंसी महज एक एक्सीडेंट थी तो भला वो क्यों साथ आता? फिर भी क्या पता कोई मैसेज किया हो उसने। मैंने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन जाने कैसे गैलरी खुल गई और मम्मी की फोटो सामने आ गई। कुछ पल मैं ठहर गई। 2 साल पहले जब मैंने अपना घर और शहर छोड़ दिया था, तब से न उन्हें आमने सामने देखा था, न कभी बात की थी।
उनकी कॉल को जब लगातार काटा तो धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। लेकिन आज उनकी इस तस्वीर ने मुझको जड़ कर दिया। अचानक मन हुआ कि उनसे बात करूं, उन्हें बताऊं अपने बारे में, प्रखर के बारे में, इस बच्चे के बारे में। हालांकि उनका नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी मेरी बेचैन उंगलियों ने उनके लिए एक मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। तभी उस नर्स की आवाज़ फिर सुनाई दी, विशाखा दत्ता। जल्दी से उस ओर बढ़ते हुए मैंने वो मैसेज भी सेव कर दिया जैसे पहले भी करती आई थी। कांपते कदमों से अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के चेम्बर में दाखिल हो गई। कुछ ही देर बाद मैं काउच पर लेटी ऊपर घूमते पंखे को देख रही थी और मेरा चेकअप करती डॉक्टर के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही थी। इधर देखो विशाखा। उनकी गंभीर आवाज़ सुनाई दी तो मैंने सोनोग्राफी मशीन की स्क्रीन पर दिखती गुड़ी मुड़ी आकृति को देखा। कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, द फीटस इज इन डिस्ट्रेस, क्रिटिकल है। उसकी धड़कनें लगातार धीमी होती जा रही हैं। मैंने दोबारा उसे ध्यान से देखा और भीतर तक एक सनसनाहट महसूस करने लगी। मेरी पसीजती हथेलियां डॉक्टर के सफेद कोट की आस्तीन पर कस गईं। जिस नन्ही जान के वजूद के बारे में मैंने कभी ठीक से सोचा तक नहीं था, उसी के खतरे में होने की बात मुझे हिला गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। मेरा गला बेहद खुश्क हो रहा था। न जाने कितने सवाल थे जो मेरे जहन में कौंध रहे थे, लेकिन होठों तक नहीं आ पा रहे थे। किस कॉम्प्लिकेशन की बात कर रही थी डॉक्टर? इस अजन्मे की धड़कनें धीमी पड़ने का क्या मतलब था? क्या वो... नहीं। जल्दी से मैंने हाथों से पेट को ढकने की कोशिश की। चाहे इस फीटस के लिए मेरे एहसास अभी गडमड ही थे, लेकिन उसकी जिंदगी के खतरे में होने की बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे माथे पर पसीना झलक आया। तो अब क्या? बुदबुदाते हुए मेरी बदहवास नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जिन्होंने स्टेथोस्कोप निकालते हुए पूछा, कोई और आया तुम्हारे साथ? ना में सर हिलाते हुए मेरी मुट्ठियां कस गईं। अकेलेपन के एहसास को मैं अभी अपनी आंखों के कोर से रिसने नहीं दे सकती थी। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उनकी आवाज़ नरम हो आई थी। देखो विशाखा, दवाएं देते हुए हम तुमको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर बच्चे की हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं हुई तो ऑपरेशन करना होगा, लेकिन तुम काफ़ी कमज़ोर हो और बच्चा प्रीमेच्योर है, तो ये काफ़ी रिस्की होगा। बट देखते हैं। कुछ पल को मेरे आगे सब कुछ गोल गोल घूम गया। अपनी जिम्मेदारी से बचकानी तरह से भागने के सारे रास्ते अब बंद थे। मैं उस जिंदगी के साथ बंधी हुई थी जो मेरे भीतर सांस ले रही थी। हल्का सा उठकर मैंने स्क्रीन की तरफ दोबारा देखा और फिर सम्मोहित सी देखती चली गई। उस आकृति में मुझे अब एक बच्चा नजर आ रहा था। उसका कुछ बड़ा सा सर था, गोल घूमी हुई पीठ थी, छोटे छोटे हाथ पैर थे, बंद आंखें और पंखुड़ियों की तरह लरचता हुआ मुंह भी था। मेरे गले में कुछ अटकने लगा, कहीं कुछ पिघलता हुआ मेरी आंखें नम कर रहा था। कितना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसा, एकदम परफेक्ट। और मैंने रचा था इसे। क्या मम्मी ने भी ऐसे ही मुझे देखा होगा? क्या हैरानी से मेरा बच्चा बुदबुदाकर वो भी मुस्कुरा दी होंगी? मेरा हाथ अपने उभरे हुए पेट पर टिक गया। यहां कहीं होगा वो, उस नाल से जुड़ा हुआ था वो मुझसे। मेरी उंगलियां कांप गईं। क्या वो भी मुझे महसूस कर पाता होगा या होगी? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया होगा कि उसको दुनिया में लाने वालों ने उसकी चाह ही नहीं की थी?
और ये भी कि हम दोनों अपने ही रिश्ते को लेकर ऐसे असमंजस में थे कि इस नई जिम्मेदारी को किस तरह हैंडल करें ये समझ ही नहीं पा रहे थे। कहीं इसी वजह से तो वो डिस्ट्रेस। मेरा दिल बैठने लगा। मन हुआ उससे बात करूं, उसको बताऊं कि अपने जाने बिना कैसे मैं उससे जुड़ती जा रही थी, उसे किसी नाम से पुकारूं। और तभी मेरे दिमाग में वो नाम आ गया जो मम्मी की सुनाई मेरी पसंदीदा परी कथा में आया करता था, जिसके जैसी मैं बनना चाहती थी। मैंने पुकारा, स्नो वाइट। ठीक उसी समय उसने अपना पैर चलाया, जिसका एहसास तुरंत मुझे अपनी हथेली के नीचे हुआ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन हुआ अपनी स्नो वाइट को स्क्रीन पर देखती ही रहूं, लेकिन आंखें थीं कि बार बार धुंधलाए जा रही थीं। धक 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 धक। इस वक्त कमरे में बस यही आवाज गूंज रही थी, बीच बीच में खड़खड़ का हल्का सा शोर। यह आवाज फीटल हार्टबीट्स डॉपलर से आ रही थी, जिससे बच्चे की धड़कनें आसानी से सुनी जा सकती हैं। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं ताकि मेरा ध्यान सिर्फ इस धक धक पर ही रहे। अपनी बाह में चुपती नली पर नहीं, अपने माथे पर बढ़ते दर्द के कसाव पर नहीं, नर्सों की धीमी बातचीत पर नहीं, प्रखर के इंतजार पर नहीं, किसी पर भी न जाए। कितना मामूली लगा करता है ना दिल का धड़कना, कितना मशीनी, कितना मामूली। लेकिन जब किसी अपने की वही धड़कन अटकने लगती है तो खुद का दिल भी दांव पर लग जाता है। मुझे यहाँ एडमिट हुए कितना वक्त गुजर चुका था, मुझे इसका अब अंदाजा ही नहीं था। परवाह भी नहीं थी। बस जितना वक्त बाकी था मैंने उसे बहती रेत की तरह मुट्ठियों में भींच रखा था। मेरे अंदर सैलाब की तरह कुछ उमड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी, बस महसूस कर पा रही थी और अपनी पूरी ताकत लगाए दे रही थी ताकि मेरी स्नो वाइट की सांसें बरकरार रहें, ताकि एक दिन मैं उसे डरते डरते उठाऊं कि कहीं वो फिसल न जाए। उसके गुलगुले पेट में अपनी नाक से गुदगुदी करूं, वो किलकारियां भरे और मैं उसकी खुशबू से तर हो जाऊं। वो सो जाए तब भी मैं कहानी सुनाती चली जाऊं। गुलाटी मारते वो गिरे और दर्द से बुक्का फाड़कर मैं रो दूं। मैंने महसूस किया कि नमी के कुछ कतरे मेरी आंखों के कोर से सरक के होठों के किनारे पर ठहर रहे हैं। ये क्या हो रहा था मुझे? मेरे जैसी एक निहायत प्रैक्टिकल लड़की एक इमोशनल फूल हुई जा रही थी, लेकिन ये भावनाएं बहुत प्यारी लग रही थी मुझको। ये ख्याल भी आने लगा था कि क्या हर माँ ऐसा ही महसूस करती होगी? क्या मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए यही महसूस किया होगा? घर छोड़ने के बाद पहली बार शिद्दत से मुझे मम्मी का ख्याल आया था। अभी तक मैं बस एक बेलौस, बेपरवाह, बेबाक और आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे अंदर शायद एक माँ जन्म लेने लगी थी। मैंने धीरे से आवाज दी, स्नो वाइट मेरा बच्चा, मम्मी को तुमसे बहुत बातें करनी है, सुनोगी ना? इस वक्त खुद को मम्मी कहना मुझे अजीब लगना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं। पता नहीं वो मेरी बेटी थी या बेटा। उसे स्नो वाइट कह के उससे बात करना भी अजीब लगना चाहिए था, लेकिन वो अजीब नहीं लगा। मेरा ध्यान केवल इस बात पर था कि मेरी आवाज पर अंदर शायद कुछ फड़फड़ाहट सी हुई थी और कमरे में गूंज रही धड़कनों की आवाज भी शायद जरा सी तेज हुई थी। पक्का नहीं था, पर यह एहसास मेरे लिए काफी था कि मेरा बच्चा मुझे सुन रहा था और उसे बताने के लिए मेरे पास काफी कुछ था। जाने क्यों अपने अजन्मे बच्चे से बातें करना मुझे बहुत सहज और आसान लग रहा था। एक बार फिर मैंने कमरे में गूंजती अपने बच्चे की धीमी और अटकती धड़कनों की आवाज सुनी और गहरी सांस लेकर एक हाथ अपने दिल पर रखा और दूसरा वहां जहां शायद मेरी स्नो वाइट का दिल संघर्ष कर रहा था। अपने भर आए गले को साफ करते हुए मैंने कहा, पता है मैंने तेरा पहला नाम स्नो वाइट क्यों रखा? ताकि मेरा वो सपना जिंदा रहे जिसकी वजह से मैं आज वाली विशाखा बनी। अचानक जैसे कुछ याद आया तो मैं रुक गई। जिन मम्मी से ये कहानी जिद कर कर के सुनी थी, उन्होंने ही मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं यही बात पिछले 2 सालों से मानती आई थी, लेकिन इस वक्त जब मैं एक माँ होना महसूस करने लगी थी तो
मेरी वो सोच भी करवटें लेने लगी थी। एक बार फिर मैं यादों के उस गलियारे में टहलने लग गई थी जहां सोने की नाकाम कोशिश करती दिन भर के काम से थकी हारी मेरी मम्मी थीं और उन्हें झंझोड़ कर जगाते हुए कोई 5 साल की मैं। लेकिन तुझे हर बार वही कहानी क्यों सुननी है विशु? लेकिन फिर सुनाती जाती। तो फिर सौतेली माँ ने जादुई शीशे में झांका, राजा के कान भरे और राजकुमारी स्नो वाइट को राज्य से बाहर फेंकवा दिया। फिर मैं उनके घुंघराले बालों में उंगलियां घुमाते हुए पूछती। फिर वो दौड़ती चली गई, ऊंचे सफेद पहाड़ों पर, हरे मैदानों में, नीली नदियों के नीचे, भूरे रेगिस्तानों के पार। मैं उचक कर बैठ जाती। मुझे भी ऐसे ही दौड़ना है, सब कहीं जाना है, पर आप तो घर से निकलने ही नहीं देती कभी। मेरी भोली शिकायत पर वो हंस पड़ती। जब बड़ी हो जाएगी तो चली जाना, ठीक है? चल आगे सुन। फिर उसे 7 बौनों वाला घर मिला। वो कहानी सुनाते सुनाते सो जाती, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो जादुई जगहें घूमती रहती। आने वाले सालों में मम्मी की बढ़ती टोका टाकी और डांट बर्दाश्त करते हुए मैं सोचती रहती कि कब मैं बड़ी होऊंगी और कब अपनी मर्जी से जीना शुरू करूंगी, जब जहां चाहूंगी जाऊंगी, जैसे मर्जी जीऊंगी, जब हर कदम पर मुझे मम्मी की चेतावनी नहीं रोकेगी। खुद गलतियां करूंगी, सीखूंगी, ठोकर खा के गिरूंगी तो संभलूंगी भी, स्नो वाइट की तरह राजकुमार खोजूंगी। ये सब सोचती हुई मैं मम्मी के उस वादे को मन ही मन दोहराती कि कस्बे के कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वो मुझे शहर जाकर आगे पढ़ने देंगी, मुझे मनचाही नौकरी करने देंगी, मुझे मेरी मन मुताबिक जिंदगी जीने देंगी। लेकिन जिस दोपहर मेरा बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट निकला, उसी शाम मम्मी मेरे लिए आए एक रिश्ते को हाँ कर रही थीं। कल तेरे रोके की रस्म कर रही हूँ, शादी के बाद आराम से सपने पूरे करते रहना विशु। मेरे सामने मम्मी का वादा ही नहीं, मेरे सपने भी टूटकर बिखर रहे थे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिश्तों की डोर एक झटके में नहीं टूटा करती। शिकवे, शिकायतें, धमकियां, झगड़े और फिर नाराजगी भरी खामोशियां धीरे धीरे इस बंधन को कमजोर करती जाती हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। मम्मी का फैसला जब नहीं बदला तो मैंने घर छोड़ दिया था। हालांकि बाद में हर मोड़ पर मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा, उंगलियां उनकी कॉल एक्सेप्ट करने को कसमसाईं। लेकिन मैं प्रखर के साथ अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो चुकी थी। हालांकि धीरे धीरे अपनी नादानी भी समझ आने लगी थी, लेकिन तब मम्मी की नाराजगी का डर मुझे रोकने लगा था। फिर मैं उनके नाम ढेर सारे मैसेजेस लिखती और सेव करके रखती जाती। शायद वक्त यूं ही गुजरता रहता अगर कोई 4 महीने पहले मैं इस डॉक्टर के पास ना आती। तब जब चेकअप के दौरान मैं यहाँ लेटी थी तो सोनोग्राफी मशीन की स्क्रीन पर मुझे केवल वो समस्या नजर आई थी जिससे मैं छुटकारा चाहती थी। अपने नए नए पंख पसारे आज़ादी के आसमान में उड़ते प्रखर और मैंने ज़मीनी हकीकत के बारे में सोचा ही नहीं था, और अपने साथ हमेशा से रही हार्मोनल प्रॉब्लम्स की दवाइयों की वजह से मुझे प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चल पाया था। तब डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया था। मैं स्तब्ध थी। धीरे धीरे आने वाले महीनों में प्रेगनेंसी एक समस्या या मजबूरी नहीं रही। मुझ में कुछ छोटे छोटे बदलाव भी होने लगे थे। अनजाने ही मेरी शॉपिंग में छोटे छोटे झबले, बेबी पाउडर और क्रीम जुड़ने लगे थे। पार्क में टहलते वक्त मेरे कदम गोद में बच्चे थामे मम्मियों के पास अचानक रुकने लगे थे। अनायास ही प्रखर अलमारी खाली करने और पलंग खिसकाकर पालने की जगह बनाने में मेरी मदद के लिए आ जाता था। मेरा लगातार बदलता मूड उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन अक्सर ऑफिस से लौटते हुए वो गोलगप्पे पैक करवा लाता। क्या वो भी अपने बच्चे से जुड़ रहा होगा? मैंने सोचा, फिर एक गहरी सांस भरकर दोबारा बोलना शुरू किया। तो मेरी स्नो वाइट, बाहर की ये दुनिया शायद इतनी बुरी भी नहीं, लेकिन तू ना बस मेरी बात मानना। मम्मी तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है ना? अपनी ही कही ये बात मुझे खामोश कर गई। मेरी मम्मी ने भी कभी ये वादा किया होगा। पापा के जाने के बाद अकेले ही मुझे संभालते वक्त सख्त होना पड़ा होगा उनको, लेकिन मैंने उनको समझने की, उनकी फिक्र को समझने की, उनका भरोसा जीतने की कभी कोशिश ही नहीं की थी।
आज एक अजन्मे की माँ बनने के बाद समझ आ रहा था कि अपनी आज़ाद दुनिया तलाशने के लिए रिश्तों के नक्शे को बिगाड़ना ज़रूरी नहीं होता। दिलों के बीच पुल बनाकर भी वहां पहुंचा जा सकता है। आंखें पोंछते हुए मैं मुस्कुरा रही थी। कमरे में गूंज रही धक धक काफी सामान्य हो चुकी थी। शायद मेरी उलझनें सुलझाकर मेरी स्नो वाइट को सुकून आ गया था। जाना पहचाना हॉर्न बजाती प्रखर की कार बाहर रुक गई थी और लगातार सेंड का बटन दबाते हुए मैं अपनी मम्मी को अपने सारे सेव्ड मैसेजेस भेजती चली जा रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।